हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, तो आज का हमारा जो जॉन काल्सवर्दी का जो अगला वर्क है वो है लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वर्क्स को। लॉयल्टीज़ जो जॉन काल्सवर्दी ने ये प्ले लिखा है वो 1922 में लिखा है। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को ये जो लाइन टू लाइन है चीज़ें नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको एक स्टोरी, एक समरी बताऊंगी, उसके बाद लाइन टू लाइन चीज़ें जो टेक्स्ट में लिखी हैं इसको भी पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों की समझ में, दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। तो चलिए बढ़ती हूँ आगे। लॉयल्टीज़ जो प्ले है 1922 में लिखा है जॉन काल्सवर्दी ने। ये प्ले जो है हमारे समाज का आईना दिखाता है। आईना कैसा? हमारा जो समाज है हम लोगों के ऊपर अपने पूर्वाग्रहों यानी प्रेजुडिस को थोपता है। जैसे कि हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर एक राय बना लेते हैं कि वो इस धर्म से संबंध रखता है तो ऐसा होगा, या इस जाति का है तो ऐसा होगा, उसके अंदर गुण होगा, ऐसा गुण होगा, वैसा गुण होगा। ये माइंडसेट जो होता है वो व्यक्ति को परेशान करता है, सामने वाले को, और ख़ुद भी आप इससे परेशान रहते हैं। दूसरा ये कि हम अपने समाज को, ये जो समाज है हमारा इस तरह का बना हुआ है कि हमारे ऊपर अपनी ही चीज़ों को थोपता है। अगर आपका कोई स्टेटस है, आपको कोई गलती करने का अधिकार नहीं है, आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, आप झूठ भी नहीं बोल सकते। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े लोगों में उठना बैठना है तो आप झूठ नहीं बोल सकते। ये माइंडसेट है, चाहे वो आपकी जान पे बनाए फिर भी। इसे बड़ी खूबसूरती से जॉन काल्सवर्दी ने अपने शब्दों में पिरोया है इस प्ले को। जॉन काल्सवर्दी ने कहा था कि जब मैं इस प्ले को लिख रहा था तो मुझे एहसास हो गया था कि ये इकलौता प्ले है ऐसा जिसे कि थिएटर में का कोई भी मालिक अपनाने से नहीं मना करेगा, और ऐसा ही हुआ। इसे सेंट मार्टिन थिएटर ने अपनाया। ये एक पूरे साल तक चला। दोस्तों, अब मैं जो है इस प्ले को जो है जो बैकग्राउंड है, कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आगे जो है स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। यंग कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, जिनका नाम रॉनी है, मतलब इनको निकनेम, पेन नेम क्या है? रॉनी, जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और डीएसओ का जो तमगा होता है वो उनको ऊपर लगा हुआ है। डीएसओ का मतलब डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। ये एक मिलिट्री डेकोरेशन था जो यूनाइटेड किंगडम के सिपाहियों को दिया जाता था, ख़ास तौर पर वो सिपाही जो कॉम्बैट यानी वॉर फील्ड का हिस्सा होते थे। रोनाल्ड डेंसी की लाइफ वॉर के एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ से सारी एक्साइटमेंट, एडवेंचर चला गया था। वो अपनी फुल ऑफ एक्शन वाली लाइफ रोनाल्ड डेंसी ज़्यादा मिस ना करे, इसलिए पहले वो अपने आप को खूबसूरत औरतों में बिजी कर लेता था। रोज़ाना एक नया लव अफेयर उसका जैसे मानो रोज़मर्रा का काम हो गया था, और इससे भी एक्साइटमेंट नहीं मिला तो उसने घोड़े पालना शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही वो इससे भी ऊब गए। उसके बाद उसका जो अस्तबल इतना महंगा था कि रोनाल्ड डेंसी इसे अफोर्ड नहीं कर पाए। उसके खर्चों से बचने के लिए रोनाल्ड डेंसी ने अपने एक रोज़मेरी नाम की फिली को अपने दोस्त फर्डिनेंड डी लेविस को दे दिया। मतलब कम पैसों में बेचा था उसने फर्डिनेंड डी लेविस को, अपनी घोड़ी को।
वो अपनी सभी बचकानी हरकतें छोड़कर मेबल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। कौन? कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, जो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए बहुत वफादार है। बावजूद इसके कि रॉनी ने अपने दोस्तों, अपने सारे पैसे याशी में उड़ा दिए, फिर भी वो लंदन के बड़े बड़े क्लब में अपनी मेंबरशिप बनाए रखने में कामयाब रहा है। अब भी उसे और उसकी वाइफ मेबल को वीकेंड पर होने वाली पार्टीज में बुलाया करते हैं लोग। चार्ल्स विंसर नाम का एक शख्स अपने घर मेल्डन कोर्ट में एक पार्टी रखते हैं, जो वो शहर के सभी लोगों को बुलाते हैं, जिसमें रॉनी और उसकी वाइफ के साथ साथ उसके कई दोस्त भी इनवाइटेड हैं। पार्टी को रॉनी को पता चलता है कि जो घोड़ी उसने अपने दोस्त फर्डिनेंड डी लेविस को दी थी, मतलब कम पैसों में बेची थी, वो फर्डिनेंड डी लेविस ने 1000 पाउंड में बेच दी है। फर्डिनेंड डी लेविस जो कि एक यहूदी हैं, उसने बहुत नीचे से उठकर अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है। रॉनी सोचता है, मतलब कैप्टन रोनाल्ड डेंसी सोचता है कि उसकी घोड़ी डी लेविस ने 1000 पाउंड कमा लिए हैं। वो लेविस से चिढ़ने लगता है और अपनी इसी खुन्नस में रॉनी शाम को पार्टी के दौरान डी लेविस से 10 पाउंड की शर्त लगाता है कि वो 4 फीट ऊंची बुक केस के ऊपर से कूद जाएगा। रॉनी जो कि एक सैनिक रहा है, वो आसानी से ये काम कर लेता है, लेकिन यहूदी फर्डिनेंड डी लेविस उस आदमी से बड़ी नफरत करता है जो चंद पैसों के लिए बेहुदा काम करते हैं। आधी रात को जब सभी मेहमान मेल्डन कोर्ट में सो रहे थे, तभी पार्टी के होस्ट चार्ल्स विंसर और उनकी पत्नी की आंख अचानक से फर्डिनेंड डी लेविस की आवाज़ से खुलती है, जो चिल्ला रहा है कि 1000 पाउंड उसने फिली को बेचकर कमाए थे, उन्हें किसी ने उसके तकिए के नीचे से चुरा लिया है। फर्डिनेंड विंसर को सभी की चेकिंग करने को कहता है, लेकिन विंसर अपने यहाँ आए गेस्ट को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता। फर्डिनेंड की जिद पर पुलिस को बुलाया जाता है। रॉनी के दोस्त की डी लेविस के खिलाफ हो जाते हैं। वो इस मामले को ठंडे दिमाग से हैंडल कर सकता था, उनका मानना था, लेकिन डी लेविस ने ऐसा नहीं किया और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उसके यहूदी होने की वजह से प्रेजुडाइज, मतलब पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे और आखिर रॉनी ने भी उसके यहूदी होने पर टॉन्ट कस दिया, किसके? फर्डिनेंड डी लेविस होने पर। वैसे तो वो फेयर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि लेविस से बुरा व्यवहार कोई और कर ही नहीं सकता और उसे याद रखना चाहिए कि उसके पिता ने कभी इस शहर में होलसेल कारपेट्स बेचे थे। किसके? ये पिता किसके थे? फर्डिनेंड डी लेविस के, क्योंकि वो भी एक यहूदी थे। यानी अब उसकी तरक्की से सब चल रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद डी लेविस जो होता है क्लब जाता है, दूसरे क्लब में जाता है। उस क्लब की बात नहीं है, क्लब जाता है, ये मेल्डन कोर्ट की बात थी। अब जो है क्लब जाते हैं ये दोनों किसी और क्लब में, जहाँ उसका सामना रॉनी से फिर से होता है। रॉनी उसकी जाति का मजाक बनाता है, इसलिए अब दोनों में दुश्मनी हो गई है। डी लेविस क्लब में सबके सामने रॉनी को 1000 पाउंड चुराने का दोषी ठहराता है, मतलब वो इल्ज़ाम लगा देता है रॉनी पर कि इसी ने मेरे पैसे लिए थे, जो मेल्डन कोर्ट में। रॉनी डी लेविस को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस तरह का रिवाज अब जो था पढ़े लिखे लोगों में ख़त्म हो गया था, मतलब ड्यूएल चैलेंज का। डी लेविस जो थे उनकी जान बच जाती है, मतलब अगर वो इस ड्यूएल के लिए मान जाता डी लेविस, या जो क्लब में पार्टी चल रही थी, क्लब में जो बड़े बड़े लोग आए थे, मान जाता, तो इसमें डी लेविस ज़रूर हार जाता, इसलिए उसकी जान बच जाती है। ऐसा इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है।
क्योंकि ऑब्वियसली सैनिक रॉनी जो थे उसे ज़रूर जीत लेता। अपनी वाइफ मेबल से रॉनी कहता है कि सब कुछ छोड़कर नैरोबी चलते हैं। मेबल, जिसे अपनी पति की बेगुनाही पर पूरा विश्वास है, वो उसे यहीं रुककर सारी परेशानियों का सामना करने को कहती है। इल्ज़ाम लग गया था उसके ऊपर ना उसकी घोड़ी बेचकर खाने का पैसा, वही इसी वजह से वो कहता है कि नैरोबी चलते हैं। रॉनी को भी यही लगता है कि शहर छोड़ना गलत मैसेज देगा और रॉनी जैकब ट्विजडन, जो उनके वकील हैं इस मामले में, ट्विजडन नाम के एक वकील के पास जाता है और डी लेविस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करता है। मतलब डी लेविस के खिलाफ मानहानि का इस पर मुकदमा कर देता है, क्योंकि उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि 1000 पाउंड जो है उसने चुरा लिए। इसलिए डी लेविस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने के बाद जैकब ट्विजडन रॉनी का केस लड़ने की हामी भरकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि ओल्ड जैकब ट्विजडन जो एक आइडियल लॉयर थे, जिनका मानना था कि जस्टिस दिलाने के लिए लॉयर को जाति, पैसा, हैसियत, राजनीति कुछ नहीं देखनी चाहिए। अगर घर का आदमी भी दोषी है तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और शॉकिंग फैक्ट ये था कि डी लेविस के पैसे वाकई रॉनी ने चुराए थे। रॉनी शादी से पहले एक इटालियन लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, जिसके साथ वो सेक्सुअल प्लेजर एंजॉय करता था। उसके बारे में उसकी वाइफ मेबल और उसके दोस्तों को कुछ नहीं पता था। उस इटालियन लड़की के पिता पॉलियो रिकार्डो रॉनी को धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसकी बेटी की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए पैसे नहीं दिए तो ये बात उसकी बीवी मेबल को बता देगा। इसी डर से रॉनी को उस रात डी लेविस के कमरे तक जाने पर मजबूर किया और वो 1000 पाउंड चुरा कर उसने रिकार्डो को सौंप दिया। और ये नोट जो थे जिन जिन हाथों से गुजरे उन्हें पुलिस ने पहचान लिया था। जब जैकब को ये बातें पता चली तो उसने रॉनी को सलाह दी कि वो मानहानि का मुकदमा वापस ले ले और तुरंत देश छोड़कर चला जाए। उनके जो सुपीरियर ऑफिसर थे कैप्टन रोनाल्ड डैंसी के जनरल कैनेट, उन्होंने भी रॉनी की मदद की और उससे कहा रॉनी से कि वो मामला संभाल लेंगे, मामला खुलने से पहले वो देश छोड़कर चला जाए और स्पेनिश वॉर में फौजी घर दिलवा देंगे। जब डी लेविस को पता चला कि रॉनी ने मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है तो वो भी मामले को रफा दफा करना चाहता है। उसे अब कोई पैसा भी वापस नहीं चाहिए, किसे फर्डिनेंड डी लेविस को। लेकिन रॉनी की उलझनें अभी भी वैसी ही हैं। वो अपनी बीवी मेबल को सारी सच्चाई बताता है। पहले तो मेबल को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो अपने पति से कहती हैं कि मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले चलो, अपने साथ मैं तैयार हूँ। इससे पहले कि रॉनी देश छोड़कर भाग पाता, पुलिस उसके घर पहुँच जाती है और वो अपने कमरे से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसे आकर पकड़ लें। इससे पहले कि पुलिस रॉनी के कमरे तक जाती, रॉनी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, एक बात जो डी लेविस और रॉनी दोनों ही नहीं जानते थे वो थी कि दोनों सामाजिक रिवाजों, सोशल कन्वेंशन के विक्टिम थे। अब हमने ये स्टोरी पढ़ ली। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम जो है इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो इस टेक्स्ट में लिखी हैं चीज़ें। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए, दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा। स्टोरी आपको डेफिनेटली समझ में आ जानी है। ऐसा कुछ ख़ास नहीं, मैंने इस तरीके से आपको बताई ये चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी। तो चलिए लाइन टू लाइन अब पढ़ेंगे आज हम लोग जो इसमें लिखा हुआ है। लॉलिटीज़ 1922 इज़ ए गर्ल्स वर्दी प्ले। मैं पहले एक पैरा पढ़ लूँगी,
फिर उसकी आपको हिंदी बताऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ जाए। लॉयल्टी is a Galsworthy's play. It is based on the racial prejudice of the Christian against the Jews. It deals with the problem of anti-Semitism in aristocratic societies. Captain Ronald Dancy, DSO, is a Christian. Mabel Dancy is his wife. He keeps stable and woman. His stable is so expensive that he is forced to sell his rosemary filly to his friend Ferdinand de Levis. Ferdinand de Levis. Levis is a prosperous Jew. He sells rosemary filly for £1,000. He is not popular at Meldon Court, where he with Dancy is a guest. Mr. Charles Windsor is the owner of Meldon Court. जॉन गाल्सवर्दी का एक नाटक है लॉयल्टीज। यह ईसाइयों द्वारा यहूदियों के प्रति रखे जाने वाले जो नस्लीय प्रिजुडाइज होती है उस पर आधारित है। यह उच्च वर्गीय समाज में यहूदी जो विरोध होते हैं यानी एंटी सेमिटिज्म होते हैं की समस्या को दिखाता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी एक ईसाई हैं। मेबल डेंसी उनकी वाइफ हैं। डेंसी को घोड़ों के अस्तबल और स्त्रियों का शौक है। उसका अस्तबल इतना महंगा है कि उसने अपना रोजमेरी नाम का घोड़ा अपने मित्र फर्डिनेंड डी लेविस को बेचना पड़ता है। लेविस एक धनी यहूदी है। वो रोजमेरी को 1000 पाउंड में खरीदता है। मेल्डन कोर्ट में जहां वो डेंसी के साथ मेहमान हैं वहाँ अधिक लोकप्रिय नहीं है। ओके, मिस्टर चार्ल्स विंसर मेल्डन कोर्ट के मालिक हैं। हम आगे जो पैरा पढ़ेंगे वो है आगे का पैरा हमारा क्या पैरा है, चलिए देखते हैं। There has been intimacy between Miss Polio Ricards and Dancy. Polly Ricards is the father of Miss Polio. He threatens to expose Dancy if he does not give money for his daughter. Dancy steals money from De Levis, who is staying with him at Meldon Court. Levis calls the police to investigate the matter, though Charles Windsor hesitates to get the police involved. Jacob Tusden is Dancy's attorney. He advises Dancy to drop his suit against Levis as he finds him guilty. Dancy is proved guilty because the stolen notes are recovered from him. He commits suicide by shooting himself when the police come to arrest him. The tragedy would not have taken place if the friends had not been prejudiced against De Levis. इस पैरा की जो हिंदी होगी वो ये रहेगी। डेंसी और मिस पॉलियो रिकॉर्ड्स के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। पॉली रिकॉर्ड्स मिस पॉलियो के पिता हैं। वे डेंसी को धमकी देते हैं कि यदि वो उनकी बेटी के लिए पैसे नहीं देगा तो वो उसके संबंध का भांडा फोड़ देगा। डेंसी मेल्डन कोर्ट में अपने साथ ठहरे हुए डी लेविस के पैसे चुरा लेता है। लेविस इस मामले की जांच के लिए पुलिस को बुलाता है। आखिरकार चार्ल्स विंसर पुलिस को इसमें शामिल करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जेकब ट्विस्टन डेंसी का वकील है। वो डेंसी को सलाह देता है कि वो लेविस के विरुद्ध अपना मुकदमा वापस ले ले, क्योंकि उसे डेंसी दोषी प्रतीत होता है।
अंततः डेंसी अपराधी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि चोरी किए गए नोट उसी के पास से बरामद होते हैं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वह सैम को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। यदि उसके मित्रों ने डी लेविस के प्रति पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज न रखा होता तो ये दुखद घटना कभी भी घटित नहीं होती। दोस्तों, ये थी आपकी समरी, जो कि मैंने आपको इससे पहले जो स्टोरी ज़ुबानी सुनाई है वो उसमें मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं, तो आप उसे जाके बार बार सुनिए और आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है स्टोरी। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, जॉन काल्सवर्दी की जो अदर प्ले मैंने पढ़ाए हैं, जस्टिस है, द सिल्वर बॉक्स है, उसे जाकर देखें। और जॉन काल्सवर्दी की बायोग्राफी पढ़ी है और मेरी क्लासेस चल रही हैं ब्लैक बुक वोकैबलरी और मोस्ट रिपीटेड क्लासेस, तो उन्हें भी देखें। दोस्तों, आज की अपनी क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर इसके कोई अदर पॉइंट रह गए होंगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैं अगले प्ले में फिर से शामिल होंगी, अगला प्ले लेके। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये क्लास आपके फ़ायदे के लिए है और बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली यूपी-टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें ये राइटर जॉन काल्सवर्दी मौजूद हैं जब तक कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन न्यू सिलेबस का नहीं आ जाता। और ऐसा नहीं होगा कि ये राइटर हट जाएंगे। इसके अलावा जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर भी इसमें मौजूद हैं। तो हम सब एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ग्रामर की क्लास को भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप बने रहिए, आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड, जाके विज़िट करें बाकी क्लासेस। तो धन्यवाद, आज की अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ।